सुप्रभात साथियों। हमारा टॉपिक चल रहा था बीए थर्ड ईयर के लिए व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन, जिसमें हमने व्यापार संतुलन के बारे में वीडियो 1 में पढ़ लिया है। अब हम वीडियो 2 में पढ़ेंगे बीओपी के बारे में या भुगतान संतुलन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। एक्चुअल में जो भुगतान संतुलन है वो दो शब्द हैं। एक है भुगतान संतुलन और एक है व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। एक्चुअल में भुगतान संतुलन एक व्यापक अवधारणा है, एक व्यापक अवधारणा है जिसमें व्यापार संतुलन समाहित है। ठीक है, तो अब ये भुगतान संतुलन क्या होता है? ये भुगतान संतुलन भी एक प्रकार का अकाउंट है, या हम कहें कि बही खाता है, जिसमें क्या लिखा जाता है कि एक देश के सभी प्रकार के, ध्यान से सुनिएगा, एक देश के सभी प्रकार के आयात और निर्यातों का लेखा जोखा लिखा जाता है। किसमें? भुगतान संतुलन में। तो आप प्रश्न ये उठाएंगे कि व्यापार संतुलन में भी तो आयात निर्यातों का लेखा जोखा लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि हम व्यापार संतुलन में केवल वही मदे लिखते थे या उन्हीं आयात निर्यातों को लिखते थे जो दृश्य है या दिखाई देते हैं, जबकि भुगतान संतुलन में हम किस प्रकार की मदे लेते हैं? इसमें सभी प्रकार के दृश्य प्लस अदृश्य, यानी कि ऐसे आयात निर्यात जो दिखते हैं और नहीं दिखते हैं, उन सभी को शामिल किया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि दृश्य मदे तो समझ में आती है, फर्नीचर हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गए, रेडीमेड वस्त्र हो गए, ये दृश्य आयात निर्यात है। अदृश्य आयात निर्यात का मतलब क्या है? अदृश्य आयात निर्यात का मतलब है कि सेवाएं। कंट्रीज आपस में न केवल वस्तुओं का आयात निर्यात करती है बल्कि सेवाओं का आयात निर्यात भी करती है। किस प्रकार? जैसे भारत के डॉक्टर अमेरिका में जाके काम करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि भारत से जो सेवाएं हैं वो कहाँ गई है? अमेरिका में गई हैं। इसी प्रकार आपस में देश एक काम और करते हैं, पैसों का लेन देन भी करते हैं, जिसे हम बोलते हैं उधार लेना या देना। तो इस प्रकार के मौद्रिक लेन देन भी व्यापार संतुलन में ही आते हैं। तो कहने का मतलब ये है, भुगतान संतुलन में आते हैं कि व्यापार संतुलन तो वो बही खाता है जिसमें सिर्फ वही लिखा जाता है जो दिखाई देता है। इसके अलावा भुगतान संतुलन वह खाता है एक देश का जिसमें सभी प्रकार के देखे जा सकने वाले, न देखे जा सकने वाले आयात निर्यातों के साथ साथ अलग अलग देशों के साथ किए गए मौद्रिक लेन देन का लेखा भी लिखा जाता है। इस प्रकार भुगतान संतुलन का एक भाग है व्यापार संतुलन, या व्यापार संतुलन एक हिस्सा है भुगतान संतुलन का। अब हम बात करते हैं कि जो भुगतान संतुलन होता है वो किस प्रकार का खाता होता है, वो कैसा बना हुआ होता है। तो भुगतान संतुलन की संरचना के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भुगतान संतुलन होता है वह दोहरी प्रविष्टि के आधार पर बना हुआ होता है। दोहरी प्रविष्टि का मतलब क्या है, ये मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी। अभी यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डबल एंट्री यानी कि 2 बार एंट्री के आधार पर बना हुआ होता है, और यही कारण है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी कंट्री का कभी भी इम्बैलेंस नहीं होता है, यह हमेशा संतुलन में ही रहता है। यह हम आपको भी बाद में चर्चा करेंगे इस बारे में। तो सेकंड थिंग, इस भुगतान संतुलन की संरचना इस प्रकार की होती है कि एक बैलेंस शीट बनी हुई रहती है जिसमें 2 पक्ष होते हैं, एक होता है क्रेडिट पक्ष और दूसरा होता है डेबिट पक्ष। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी विदेशी या क्षेत्र से या किसी अन्य देश से इस प्रकार का आर्थिक व्यवहार किया गया है, आर्थिक व्यवहार जिसके कारण देश में अन्य देश की मुद्रा आ रही है या देश को कोई इनकम मिल रही है, कोई मुद्रा का प्रवाह देश के अंदर हो रहा है, तो ऐसे आर्थिक व्यवहार को या
लेन देन को क्रेडिट पक्ष में शो किया जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यवहार होता है या कोई ऐसा लेन देन होता है जिससे देश की मुद्रा देश के बाहर जा रही है या देश को भुगतान करना पड़ रहा है किसी अन्य देश को, तो यह डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। पहली बात क्लियर हो गई कि भुगतान संतुलन का मतलब क्या है कि एक देश के जितने भी समस्त प्रकार के आयात निर्यात, मौद्रिक लेन देन, पूंजीगत लेन देन, सभी को जिस खाते में लिखा जाता है उसे भुगतान संतुलन कहते हैं। भुगतान संतुलन का ही हिस्सा होता है व्यापार संतुलन। और भुगतान संतुलन की संरचना के बारे में हम बात कर रहे हैं तो दैट सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये दोहरी प्रविष्टि के आधार पर बना हुआ होता है। इसमें दो पक्ष होते हैं, क्रेडिट पक्ष और डेबिट पक्ष होते हैं। जब किसी सौदे के तहत किसी बाहरी देश से देश को कोई भुगतान प्राप्त होता है तो उसे हम क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं, और जब कोई ऐसा सौदा होता है जिससे देश को भुगतान करना पड़ता है तो यह डेबिट पक्ष में शो कर दिया जाता है। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि वो कौन कौन सी मदें हैं जिसके कारण देश को भुगतान प्राप्त होता है और वो कौन कौन सी मदें हैं जिसके कारण देश भुगतान करता है। तो इनके बारे में आप पढ़ेंगे कि क्रेडिट और डेबिट पक्ष की मदें कौन कौन सी होती हैं। यहाँ पर हमने 5 मदें लिखी हैं जिनके कारण देश को भुगतान प्राप्त होगा, और इन मदों को लिखा जाएगा BOP के क्रेडिट पक्ष में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम वस्तु व सेवा कर निर्यात। भारत को ही हम भारत के बैलेंस शीट का उदाहरण ले लेते हैं, हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर भारत से किसी भी प्रकार की दृश्य मद यानी कि किसी भी वस्तु का निर्यात किया जाएगा या सेवा का निर्यात किया जाएगा, या और इसी शब्दों में कहें कि भारत का कोई व्यक्ति विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने के लिए जाएगा तो उसको वहाँ इनकम मिलेगी, और अगर वो उस इनकम को भारत में भेजता है तो भारत को आय प्राप्त होगी। इसलिए वस्तु और सेवाओं का निर्यात करने के बदले देश को भुगतान प्राप्त होगा, और इस भुगतान को कहाँ लिखा जाएगा? क्रेडिट पक्ष में इसको शो किया जाएगा। इसी तरीके से हस्तांतरण प्राप्तियां होती है। हस्तांतरण प्राप्तियों का मतलब वे प्राप्तियां जिसके लिए कोई आर्थिक क्रिया नहीं की गई है, इसे हम हस्तांतरण प्राप्तियां कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे कोई रिश्तेदार विदेश में रहते हैं तो उन्होंने मुझे विदेश से कुछ पैसे भिजवा दिए या कोई मुझे उपहार भिजवा दिया, तो ये उपहार का वैल्यू जो रुपए की जो उन्होंने वैल्यू रुपए जो भिजवाए उसकी वैल्यू, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब की सब क्रेडिट पक्ष में शो की जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर हमें किसी विदेशी रिश्तेदार ने हमें कोई उपहार भिजवाया है तो वो चुपचाप हमारे घर में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसकी वैल्यू भुगतान पक्ष के क्रेडिट पक्ष में शो की जाएगी और माना यह जाएगा कि देश में बाहर से उपहार की वैल्यू के बराबर भुगतान प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार हमारा देश यदि किसी भी विदेशी संस्था से, किसी भी विदेशी व्यक्ति से या किसी भी अन्य देश से उधार लेता है तो कम से कम एक बार तो यह माना जाएगा कि उधार जितनी राशि का लिया गया है उतनी राशि के बराबर हमारी कंट्री में भुगतान प्राप्त हुआ है, और इसको भी क्रेडिट पक्ष में ही लिखा जाएगा। ये बात अलग है कि बाद में उस उधार को चुकाना पड़ेगा, लेकिन एक बार तो उधार की राशि भी भुगतान प्राप्ति ही मानी जाती है और इसे क्रेडिट पक्ष में शो किया जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई विदेशी व्यक्ति हमारे देश में निवेश करता है, निवेश करने के लिए अगर मान लीजिए वो शेयर खरीदता है, बॉन्ड खरीदता है, या फिर मान लीजिए वो कोई कंपनी यहाँ लगाता है और एस्टैब्लिशमेंट करता है, तो ये माना जाएगा कि वो यहाँ पर खर्च कर रहा है, उसके कारण हमारे देश को भुगतान मिल रहा है, तो वह राशि भी क्रेडिट पक्ष में ही शो कर दी जाएगी। इसी प्रकार मान लीजिए विदेशी एजेंसी है या कोई विदेशी व्यक्ति है, वो हमारे देश में रिजर्व परिसंपत्तियां बेचता है। रिजर्व परिसंपत्तियों का मतलब है गोल्ड बेच रहा है। गोल्ड एक रिजर्व परिसंपत्ति होती है, तो गोल्ड जितनी मात्रा का बेच रहा है वो सारी की सारी क्या मानी जाएगी कि हमारे देश में भुगतान आ रहा है, तो उन सब को BOP के क्रेडिट पक्ष में शो कर दिया जाएगा। क्लियर?
अब हम बात करते हैं डेबिट पक्ष की, यानी कि वो कौन कौन से कार्य हैं जिनके कारण हमें भुगतान देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे डेबिट पक्ष जिनसे भुगतान करना होगा, वो कौन कौन से पक्ष हैं जिनके कारण देश को भुगतान करना पड़ेगा। वस्तु व सेवाओं का आयात, अगर हमारा देश अन्य देश से वस्तु व सेवाओं का आयात करेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस देश को वस्तु व सेवाओं के आयात के बदले भुगतान करना पड़ेगा। यानी कि हमारे देश ने भुगतान किया है तो इसे हम डेबिट पक्ष में शो कर देंगे। हम भुगतान करेंगे तो इसको डेबिट पक्ष में शो कर देंगे कि हमारे यहाँ से पैसा गया। इसी प्रकार हमारे यहाँ से कोई व्यक्ति है वो हस्तांतरण भुगतान करता है किसी विदेशी को, ठीक है। विदेश में हस्तांतरण भुगतान कहाँ पे करता है, विदेश में करता है। तो इसका मतलब क्या है, किसी विदेशी साथी को, व्यक्ति को, फ्रेंड को, रिश्तेदार को अगर हस्तांतरण भुगतान हमारी कंट्री से किया जाता है तो यह माना जाएगा कि उतनी वैल्यू का भुगतान हमने अन्य कंट्री को कर दिया है, हमारे देश से पैसा चला गया है, तो यह भी डेबिट पक्ष में शो कर दिया जाएगा। इसी तरीके से हम विदेशों से उधार, यहाँ तो क्या था, अगर विदेशियों से हमें उधार मिल रहा है तो हम इसे क्रेडिट पक्ष में शो करेंगे, और विदेशों को उधार देना पड़ता है तो यानी कि हमारे यहाँ से जो मनी है वो विदेशों को चली गई है, तो इसे भी हम डेबिट पक्ष में ही शो करेंगे। अगर हम विदेशियों को उधार दे देते हैं, अगर विदेशी हमें उधार देते हैं तो हमारे पास पैसा आया, और हमने उधार दिया तो हमारे यहाँ से पैसा गया, आता है तो क्रेडिट पक्ष में, जाता है तो डेबिट पक्ष में उसको शो कर दिया जाएगा। इसी प्रकार विदेश में घरेलू व्यक्तियों का निवेश, घरेलू व्यक्ति मतलब कोई भारतीय व्यक्ति है, भारतीय व्यक्ति अगर विदेश में निवेश कर रहा है तो इसका मतलब हमारे यहाँ का पैसा विदेश में जा रहा है। अगर कोई ऐसी आर्थिक क्रिया होती है तो जितनी वैल्यू की जो आर्थिक क्रिया होती है माना जाएगा कि उतना भुगतान हमने विदेश में कर दिया है, तो इसे भी डेबिट पक्ष में शो कर दिया जाएगा। इसी तरीके से देशी एजेंसी या व्यक्ति द्वारा रिजर्व परिसंपत्ति का विदेश में बेचान किया जाता है, यानी कि हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति विदेश में सोना जैसी विदेशी परिसंपत्तियों को बेचता है तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि हमारे यहाँ से जो गोल्ड है वो चला गया है विदेश में, तो हम इसे बीओपी में कैसे लिखेंगे कि गोल्ड की जितनी वैल्यू है उतनी वैल्यू का भुगतान हमने विदेश में कर दिया है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि वे कार्य जिससे पैसा हमारे देश में आता है उसे हम क्रेडिट पक्ष में शो करते हैं बीओपी के, और जिसके कारण पैसा जाता है उसे हम डेबिट पक्ष में शो कर देते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं, पहली बात तो हमने क्या की थी कि जो बीओपी होता है वो दोहरी प्रविष्टि के आधार पे होता है। दूसरा फिर मैंने आपको बताया कि जो बीओपी होता है उसमें क्रेडिट पक्ष होता है, डेबिट पक्ष होता है। फिर मैंने आपको बताया क्रेडिट पक्ष और डेबिट पक्ष की मदें बता दी। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो क्रेडिट और डेबिट पक्ष की मदें होती हैं उन सभी मदों को 3 प्रकार के खातों में बांटा जाता है। देखिए, एक्चुअल में जो भुगतान संतुलन की संरचना होती है किसी देश के द्वारा जब आयात निर्यात किया जाता है विभिन्न प्रकार की मदों का, तो उन आयात निर्यातों को जिस प्रकार के खाते में लिखा जाता है उस खाते की जो संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। यहाँ पर क्षैतिज अक्ष पर हमने क्रेडिट और डेबिट पक्ष ले लिया, यानी कि जिन जिन वैल्यूज से पैसा आएगा उसको हम यहाँ शो करेंगे, और जिन जिन वैल्यूज से जिन जिन आर्थिक क्रियाओं से पैसा जाएगा उसको हम डेबिट पक्ष में शो कर देंगे। लेकिन जितनी भी आर्थिक क्रियाओं से पैसा आता है और जितनी आर्थिक क्रियाओं से पैसा जाता है वो सभी मान लीजिए इस गोले में है, ठीक है, जिनसे ऊपर वाली जिनसे भुगतान प्राप्ति होती है और जिनसे हम भुगतान करते हैं,
ठीक है, वो सारी की सारी मान लीजिए यहाँ आ जाती है। लेकिन जिनसे भुगतान प्राप्त होता है जिन सारी मदों से, वो मान लीजिए ये पूरा का पूरा एरिया है, लेकिन वो भी 3 हिस्सों में बट जाती है। एक है आपका चालू खाता, एक है पूंजी खाता, एक सरकारी भुगतान खाता। इसी प्रकार जितनी भी आर्थिक क्रियाओं से हमें भुगतान करना पड़ रहा है, उन सभी आर्थिक क्रियाओं को भी 3 भागों में बांट दिया जाता है, 3 प्रकार के खातों में बांट दिया जाता है, चालू खाते में, पूंजी खाते में और सरकारी भुगतान खाते में। ये देखिए, चालू खाता, पूंजी खाता, सरकारी भुगतान खाता। अब आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि कौन सी मद किस में जाएगी। देखिए, अगर मान लीजिए देश दृश्य व अदृश्य दोनों ही मदों का आयात और निर्यात करता है, ठीक है, तो उनको हम कहाँ रखेंगे? चालू खाते में। कैसे? अगर कोई देश निर्यात कर रहा है, मान लीजिए भारत निर्यात कर रहा है दृश्य मदों और अदृश्य मदों का, तो इसका मतलब है कि भारत को भुगतान मिलेगा, इसलिए हम इसे क्रेडिट पक्ष में दिखा रहे हैं। लेकिन भारत अगर आयात कर रहा है दृश्य वस्तुओं का और अदृश्य सेवाओं का, तो इसका मतलब है कि भारत को क्या करना पड़ेगा? भुगतान करना पड़ेगा, इसलिए हमने इसे डेबिट पक्ष में शो किया है। इसी तरीके से अगर भारत देश को उधार प्राप्ति होती है अन्य देश से, ठीक है, या भारत में कोई अन्य कंट्री निवेश करती है, तो इसका मतलब क्या है कि भारत में पैसा आया है। तो भारत में पैसा आया है तो इसको किस में दिखाएंगे? ऑब्वियसली क्रेडिट पक्ष में। लेकिन किस प्रकार के खाते में दिखाएंगे? इसे दिखाएंगे पूंजी खाते में। इसी प्रकार अगर हमने बाहर किसी को उधार दिया है या भारतीय व्यक्ति ने बाहर निवेश किया है, तो इसका मतलब है कि भारत से पैसा बाहर गया है, हमने भुगतान किया, तो इसे डेबिट पक्ष में दिखाएंगे। पक्ष तो डेबिट है, लेकिन खाता कौन सा है? पूंजी खाता। इसी प्रकार सरकारी स्तर पर अगर कोई ऋण लिया जाता है, ऋण दिया जाता है, तो इसे सरकारी भुगतान खाते में दिखाते हैं, और वही क्रेडिट पक्ष और डेबिट पक्ष में। अगर सरकारी स्तर पर कोई ऋण लिए गए हैं तो हमारे देश में पैसा आया है, तो इसे क्रेडिट पक्ष में दिखा देंगे। और अगर सरकारी स्तर पर हमने किसी अन्य कंट्री को ऋण दिया है, तो हम क्या कहेंगे कि ये डेबिट पक्ष में जाएगा। तो क्या बात क्लियर हुई? एक बात तो ये क्लियर हुई कि भुगतान प्राप्ति तो क्रेडिट पक्ष और भुगतान करना पड़ रहा है तो डेबिट पक्ष। लेकिन भुगतान प्राप्ति और भुगतान करना पड़ रहा है वो किस प्रकार की मद है? अगर वो आयात निर्यात है वस्तु और सेवाओं का, तो इसे हम चालू खाते में दिखा देंगे। इसी प्रकार अगर उधार प्राप्ति है और निवेश संबंधी क्रियाएं हो रही हैं, तो इसे हम पूंजी खाते में दिखा देंगे। और अगर सरकारी स्तर पर कोई ऋण लेन देन हो रहा है, तो हम इसे सरकारी भुगतान खाते में दिखा देंगे। तो इस प्रकार भुगतान संतुलन की संरचना होती है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इस भुगतान संतुलन में व्यापार संतुलन कहाँ है? व्यापार संतुलन कहाँ है? निर्यात और आयात, लेकिन किसका? सिर्फ दृश्य मदों का। तो ये जो मैंने गोला किया है, ये क्या है? BOT यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड है। क्या समझ में आया कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, और ये बहुत छोटा पार्ट होता है। क्या है? वह आयात निर्यात जो दृश्य है वह क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड है।